अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप सुन रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बैनुल अक़वामी सियासत के एक अहम मौजू पर बात करेंगे। ये एक हालिया वाक़े से मुतल्लिक है, यानी मशरक़ी एशिया के मुल्क फ़िलिपाइन में होने वाले हालिया सदारती इलेक्शन के नताइज और उनकी अहमियत। दोस्तों, फ़िलिपाइन और पाकिस्तान की सियासत खासी मिलती जुलती है। कई एतबार से इसकी सियासत में पाकिस्तान का चेहरा नज़र आता है। जूँ हम इस मौजू पर आगे बढ़ेंगे, आप मेरी राय से इत्तफ़ाक़ करेंगे। एशिया के मुल्कों में ख़ानदानी मौरूसी सियासत मजबूत और गहरी जड़ों की हामिल है। इसका ताज़ा तरीन मुज़ाहरा फ़िलिपाइन के 9 मई को होने वाले सदारती इंतख़ाबात हैं। साबिक़ आमिर फर्डिनेंड मार्कोस के बड़े बेटे मार्कोस जूनियर अल मारूफ बोंग बोंग ने कास्ट किए गए वोटों का 60% हासिल करके मार्का मार लिया। अपनी करीब तरीन हरीफ खातून उम्मीदवार और इंसानी हकूक़ की वकील लेनी रॉबरीडो को ज़बरदस्त शिकस्त दी। उन्हें सिर्फ 28% वोट मिले। बोंग बोंग यानी मार्कोस जूनियर उसी ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं जिसे 36 बरस पहले ज़बरदस्त खूनी अवामी एहतजाज के नतीजे में इक़्तिदार से हाथ धोना पड़े थे। 1986 में कोरी अकीनो नामी खातून सियासतदान ने उनके वालिद फर्डिनेंड मार्कोस के 21 साल इक़्तिदार का ख़ात्मा किया था। मार्कोस ने पहले 7 साल मुंतखब सदर की हैसियत से और बाद में 14 बरस मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत की थी। माज़ूल होने पर वो अमरीका के जज़ायर हवाई चले गए थे और 3 साल बाद वफ़ात पा गए थे। मार्कोस ख़ानदान 1992 में जिलावतनी ख़त्म करके फ़िलिपाइन वापस आ गया और फ़ौरन फ़िलिपाइन की सियासत में दाखिल हो गया। मार्कोस जूनियर अब पहले अपने आबाई सूबे में गवर्नर मुंतखब हुए, फिर सेनेटर बने। अब जून में वो मुल्क के 17वें सदर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। आम तौर से समझा जाता है कि ख़ानदानी सियासत दही इलाकों में मौसर होती है। फ़िलिपाइन की तकरीबन निस्फ आबादी शहरों में रहती है, लेकिन इसके बावजूद मौरूसी सियासत कायम दायम है। यही सूरत हाल हम पाकिस्तान में भी देखते हैं। फ़िलिपाइन 7000 जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है। ये एशिया के बिल्कुल मशरक़ में कदरे जनूब की जानिब वाक़े है। इसकी 11.25 करोड़ आबादी है। मनीला इसका दारुल हुकूमत है। आबादी की गालिब अक्सरियत यानी 80% लोग कैथोलिक मज़हबी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ 6% लोग मुसलमान हैं। 1960 की दिहाई में फ़िलिपाइन की दौलत चीन, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया ऐसे मुल्कों से ज़्यादा थी, लेकिन अब ये उनसे पीछे है। बिल्कुल जैसे पाकिस्तान 1960 की दिहाई में इन सब मुल्कों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता था और अब इन सब से पीछे है। फ़िलिपाइन के शहरों में कच्ची बस्तियां और गुर्बत आम है। कराची में भी आपको पता है आधी आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है। फ़िलिपाइन की तकरीबन 20% आबादी बहुत गरीब है। अलबत्ता इसकी शरह खानगी बहुत ज़्यादा यानी 98% है। इस लिहाज से ये पाकिस्तान से बहुत आगे है। फ़िलिपाइन में सदारती निज़ाम हुकूमत राइज है। हालिया इलेक्शन से पहले 6 साल फ़िलिपाइन के सदर रोड्रिगो डुटर्टे थे। नायब सदर लेनी रॉबरीडो थी। दोनों मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते थे। सदर और नायब सदर का अलग अलग वोटों से इलेक्शन होता है। मुद्दत पूरी करने वाले सदर डुटर्टे के मार्कोस ख़ानदान से करीबी ताल्लुकात हैं। उनकी बेटी सैरा डुटर्टे ने इस बार नायब सदर का इलेक्शन लड़ा और मार्कोस जूनियर की हामी थी। इन दोनों के वोट मुत्तहिद हो गए और दोनों ही कामयाब हो गए। मार्कोस जूनियर की कामयाबी में एक अहम किरदार सोशल मीडिया का था। फ़िलिपाइन में फ़ेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब का इस्तेमाल कसरत से होता है। इन प्लेटफार्मों पर मार्कोस का प्रोपेगेंडा छाया हुआ था। उनके वालिद फर्डिनेंड मार्कोस पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात थे। उनके दौर में शहरी आज़ादियाँ सल्ब की गई थीं, लेकिन उनके दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर में खासी तरक्की हुई थी और सियासी इस्तेहकाम रहा था। मार्कोस सीनियर के माज़ूल होने के बाद 1986 में फ़िलिपाइन में जमहूरी दौर शुरू हुआ, लेकिन अवाम की अक्सरियत को माशी फ़वाइद हासिल नहीं हो सके। मुल्क में दर्जनों करप्शन स्कैंडल अब भी ज़बान ज़दे आम हैं। दरअसल फ़िलिपाइन की जमहूरियत एक लड़खड़ाता हुआ सियासी निज़ाम है। माशरा सियासी तौर पर तकसीम का शिकार है। पोलराइजेशन है जैसे पाकिस्तान में है। 2 साल पहले शुरू होने वाली कोरोना वबा ने इसे बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। बेरोज़गारी फैल गई है। सदारती इंतखाबी मुहिम में सोशल मीडिया के ज़रिए मार्कोस सीनियर के 20 साला इक़्तिदार को एक सुनहरी दौर के तौर पर पेश किया गया। नई नस्ल ने इस बयानिए को कबूल कर लिया। जमहूरी और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार तशवीश में मुब्तला हैं कि मार्कोस जूनियर कहीं ऐसा ना हो कि अपने वालिद के ज़माने का जबर व तशद्दुद और अक़रबा परवरी को वापस ले आएँ। फ़िलिपाइन बहरुल काहिल के एक अहम समुद्री रास्ते में वाक़या है। इस बाइस फ़िलिपाइन तस्वीराती अहमियत का हामिल है। इसके मग़रिब और शुमाल में जनूबी बहीरा चीन यानी साउथ चाइना सी वाक़या है।
جو عالمی تجارت کا اہم راستہ ہے۔ ذرا شمال کی طرف چین کا باقی صوبہ تائیوان واقع ہے۔ اس اعتبار سے امریکہ اور چین دونوں بڑے ملکوں کے لیے فلپائن کی خاصی اہمیت ہے۔ 1947 میں فلپائن نے امریکہ سے دفاعی معاہدے کیے، جن کے تحت امریکہ نے فلپائن میں اپنے فوجی اڈے بنا لیے۔ 1991 میں یہ معاہدے اور اڈے ختم ہو گئے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان فوجی اتحاد اور تعاون قائم رہا۔ 2014 میں فلپائن نے ایک بار پھر امریکہ سے 10 سال کے لیے عسکری معاہدہ کر لیا۔ اس کے تحت امریکہ نے یہاں دوبارہ اڈے قائم کیے۔ مغربی فلپائنی سمندر یعنی فلپائن کے جو مغرب میں واقع ہے، اس کو چین ساؤتھ چائنا سمندر کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اس بات سے امریکہ اور جاپان کو خاصی تکلیف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فلپائن اس معاملے پر چین کا موقف تسلیم نہ کرے، کیونکہ یہاں پھر اس کا دائرہ اثر بڑھ جاتا ہے چین کا۔ مدت پوری کرنے والے صدر ڈوٹرٹے نے چین سے مصالحانہ رویہ اختیار کیا، اس معاملے میں دوستی کو فروغ دیا، چین سے تجارت اور سرمایہ کاری کے حصول پر توجہ مرکوز رکھی، تاہم ساتھ ساتھ امریکہ سے تعلقات بنائے رکھے۔ مارکوس جونیئر بھی چین سے قربت رکھتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چین کی مدد سے معاشی ترقی کو تیز کریں گے۔ چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی مسابقت مقابلہ بازی میں مارکوس جونیئر کے لیے ان دو طاقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنا اہم چیلنج ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے یہی چیلنج پاکستان کو بھی درپیش ہے۔ تو جناب، اگر آپ کو میری رپورٹ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔